तू झूठ मत बोल। मुझको रचना ने बताया था कि तू सदर बाजार की मार्केट में जाके रेवाड़ी स्वीट्स में उसके साथ बैठ के छोले भटूरे खा रहा था। तू मत बोल मेरे से झूठ। तूने उसके साथ इंस्टाग्राम पे फोटो डाली, वहां तक ठीक था। ये खबर सुनने के बाद ऐसा तो मेरा जी रो रहा है, ऐसा तो मेरा दिल रो रहा है। ना कुछ खाया जा रहा है, ना कुछ मेरे से पिया जा रहा है। तू रुक यार, रुक यार, नाक बह रही है यार मेरे, रुक यार 1 मिनट। तू यार चटनी कहाँ है? अच्छा ये रही। रुक जा यार, तू नहीं हो रहा यार मेरे से कुछ भी। मतलब ऐसा लगता है कि मैं तेरे लिए बिल्कुल मैटर ही नहीं रखती हूँ यार। जी बिमला, मैं तने के बताऊं, उनकी जो नई बहू है ना, नई बयान है, 10 दिन भी ना हुए हैं, छोटी छोटी निक्कर और कटी बाजू की टी शर्ट पहने डोले अपने ससुर के आगे भी। सर भी नहीं ढकती जिज्जी, बिल्कुल सिर नहीं ढकती। कती झूठ ना बोल रही। तने नू लग रहा हो कि मैं उनका घर में आग लगा रही हूँ। देख उनके घर का मैटर है, हमने कोई फर्क नहीं पड़ता, पर जीजी थोड़ी बहुत तो शर्म होनी चाहिए। बहू में आजकल कती नाश हो रहा है जीजी, कती नाश ठा रखा है इनने। गाड़ी इधर से ही निकलेगी। आ जाने लेंगे आज, आ जाने दे भाई। आज देख लेंगे क्या होता है। आज इनका फुल एंड फाइनल ही कर देते हैं। अरे बहुत दिन से हवा कर रहे हो, ज्यादा चर्बी आ रही है क्या तुम्हें? हैं? घनी चर्बी आ रही है। अरे मैं भी आऊं के? अरे अरे डट बस बस बस, अरे बस। क्या? मैटर क्या है? पता नहीं तो लड़ाई क्यों हो रही है फिर? गाड़ी रोक रहे थे हमारे। रोड से जा अपने घर सर को चल। तो अभी हमने देखा कि कितने सारे तरीके के मैटर होते हैं, पर वो कौन सा मैटर है जिसके बारे में हमें पढ़ना है, वो जानने के लिए देखते हैं अपने इस लेक्चर को। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का जस्ट पढ़ले पर। मेरा नाम है स्वाति एंड मैं हूँ आपकी केमिस्ट्री वाली दीदी। केमिस्ट्री वाली दीदी आपको पढ़ाएगी केमिस्ट्री, ऑफ कोर्स सी बात है। ठीक है, सो क्लास शुरू होने से पहले आपने ऑलरेडी एक प्री रोल देख लिया था जिसमें आपको पता चल गया कि भाई मैटर क्या क्या होते हैं। मतलब हम अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में मैटर शब्द का कहाँ इस्तेमाल करते हैं। क्लास में हम जानेंगे कि केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी कि साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से मैटर का अर्थ क्या है। तब तो ऑब्वियस हो ही गया होगा कि भाई चैप्टर का नाम क्या है। चैप्टर का नाम है हमारे मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। ठीक है, चलिए अच्छा पूरा प्ले होने देते हैं इसको। मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। हो जा भाई पॉज, हो जा भाई पॉज, हो गया। सो मैटर इन आवर सराउंडिंग्स हम लोग पढ़ेंगे। बहुत ही बढ़िया चैप्टर है वैसे। एक्चुअली वाई एम आई लाइंग नहीं है, बहुत बढ़िया। शुरू की जो चीज़ें हैं वो थोड़ी बहुत बोरिंग हो सकती है, बिकॉज यू पीपल नीड टू इमेजिन अ लॉट ऑफ थिंग्स। तुम्हें ऐसी चीज़ें इमेजिन करनी पड़ेगी जो हम लोग देख नहीं सकते, तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है ना हमारे लिए यार ऐसी चीज़ों को इमेजिन करना जो हम देख नहीं सकते। जैसे आप लोगों का ब्राइट फ्यूचर, ठीक है, मजाक था, सीरियस नहीं लेना है किसी ने। सो उसी तरीके से थोड़ी बहुत डिफ़िकल्टीज़ आएंगी, पर हम हैं यहाँ पे। मैं हूँ आपकी दीदी है जो पूरी कोशिश करेगी कि आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, सो फटाफट से ख़त्म करते हैं अपने इस चैप्टर को। देखते हैं सबसे पहला टॉपिक हमें क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले वी विल बी आस्किंग कि भाई मैटर है क्या। गॉसिप वाला मैटर देख लिया हमने, लवर्स वाला मैटर देख लिया, लड़ाई वाला मैटर देख लिया, पर ये साइंस वाला मैटर है क्या मैडम। अब आप लोगों से पेपर में भी पूछा जाएगा कि व्हाट इज़ मैटर, या डिफाइन मैटर, या व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ मैटर। एक ही चीज़ को घुमा कर पूछते हैं। तो सबसे पहली चीज़ क्या होती है मैटर की डेफिनेशन? ऐसी कोई चीज़ जो स्पेस ऑक्यूपाई करती है और उसमें वज़न होता है। बहुत ही ऑब्वियस, बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। जैसे मैं ये पेन मान के चलूँ या मैं ये रिमोट मान के चलूँ, ये सारी की सारी चीज़ों में वज़न है। तुम सब छोड़ो, तुम स्वाति मैम को मान के चलो। स्वाति मैम में क्या है? वज़न है। स्वाति मैम स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है। ठीक है, कोई कमेंट सेक्शन में स्वाति मैम का वज़न नहीं मेंशन कर देगा, ठीक है, पिटाइयाँ हो जानी है। ठीक है, सो स्वाति मैम में मास है एंड वेट है, मतलब मास है और मैं स्पेस ऑक्यूपाई कर रही हूँ, तो मैं क्या हुई? मैटर हुई। ठीक है,
है, उसी तरीके से अगला क्या है, मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। अब जिस तरीके से कहते हैं ना कि यार इंसान को ना अच्छाई से बना हुआ होना चाहिए, इंसान को बहुत ही नेकी से बना हुआ होना चाहिए, पर अगर हम साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इंसान होए चाहे जानवर होए चाहे पेन होए पेंसिल होए, जो भी मैटर है वो किससे बना है, पार्टिकल्स से बना है। अब अक्सर बच्चों को कन्फ्यूजन हो जाती है क्योंकि नई नई क्लास में आए हैं, नए नए शब्द सुनते बच्चे पूछते हैं मैम पार्टिकल्स में क्या डिफरेंस है एंड एटम्स मॉलिक्यूल्स एंड आयंस में क्या डिफरेंस है। मैम हाउ आर पार्टिकल्स एंड आयंस मॉलिक्यूल्स डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। मैम क्या पार्टिकल और एटम सेम ही चीज़ है। बेटा पार्टिकल ना एक ब्रॉड टर्म बोल दिया गया है। इस पार्टिकल शब्द का मतलब है कि मैं एटम्स की भी बात कर रही हूँ, आयंस की भी बात कर रही हूँ और मॉलिक्यूल्स की भी बात कर रही हूँ। थोड़ा सा मैं आपको इमेजिन कराने की कोशिश करती हूँ कि मैं तुम्हें बोलूँ कि बेटा मैं हूँ गाजियाबाद में, ठीक है, और मैं तुम्हें बोलूँ कि बेटा मैं हूँ मेरठ में, और मैं तुम्हें बोलूँ कि बेटा मैं हूँ आगरा में, ठीक है। या तो मैं बोलूँ कि मैं गाजियाबाद में हूँ, मेरठ में हूँ, आगरा में हूँ, या मैं ब्रॉड टर्म में बोल दूँ कि बेटा मैं तो ना यूपी जा रही हूँ, उस वजह से ना तुम्हारी क्लास नहीं ले सकती हूँ। मैं झूठ थोड़ी ना बोल रही हूँ, जाऊँ मैं गाजियाबाद पर मैं यूँ कह दूँ बेटा मैं तो यूपी जा रही हूँ, सच्ची तो बोल रही हूँ यार, गाजियाबाद कहाँ पड़ता है, यूपी में। उसी प्रकार या तो मैं बोलूँ पार्टिकल्स या मैं यूँ बोलूँ कि भाई मैटर के अंदर एटम्स प्रेजेंट है, मैटर के अंदर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, मैटर के अंदर आयंस प्रेजेंट है। बात तो सही है, आपस में ये तीनों डिफरेंट है, मैं तो कह ही नहीं रही कि सेम है, आपस में ये तीनों बिल्कुल डिफरेंट है। पर जब मैं शब्द बोलूँ पार्टिकल्स, उसका मतलब है कि मैं तीनों की बात कर रही हूँ। किसी चीज़ में एटम प्रेजेंट हो सकते हैं केवल, किसी मैटर में केवल मॉलिक्यूल हो सकते हैं, किसी मैटर में केवल आयंस हो सकते हैं। अब ये चीज़ हम जानेंगे हमारे तीसरे चैप्टर एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में। फिलहाल के लिए जब भी शब्द, चाहे तुम 9वीं में हो, 10वीं में हो, 11वीं में हो, जब भी शब्द पार्टिकल यूज हो खुद सोच लेना कि भाई यहाँ पे एटम्स की भी बात हो रही है, मॉलिक्यूल्स की भी बात हो रही है और आयंस की भी बात हो रही है। देखो बेटा पहला चैप्टर है तुम्हारा 9वीं का, थोड़ा सा डर लगता है बिकॉज 8 से 9th का जो ट्रांजिशन है बहुत खतरनाक होता है। पढ़ाते टाइम भी हमें सोचना पड़ता है कि किस तरीके से हम बच्चों के लिए चीज़ें कंफर्टेबल करें। तो अगर तुम्हें लग रहा है ना कि एक बारी में समझ में नहीं आ रहा है, तो ना तुम ऐसे पहले बंदे हो ना तुम ऐसे आखिरी होगे। इसी लेक्चर को 1-2 बारी देखो, तुम्हारी जो इमेजिनेटिव स्किल्स है वो अपने आप डेवलप होंगी एंड यू विल स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। एक बारी में तो मैं भी जादू नहीं कर सकती ना तुम कर सकते हो, तो तुम भी अपनी एक्सपेक्टेशंस लो रखना, मेरी तो ऑलरेडी है ही, ठीक है, क्योंकि मेरे को पता है यार मुश्किल चैप्टर, ठीक है। एवरीथिंग वी सी फील और टच, ऐसी हर एक चीज़ जिसको हम देख सकते हैं या महसूस कर सकते हैं या छू सकते हैं, वो क्या होता है, मैटर होता है, ठीक है। इस रिमोट को मैं देख सकती हूँ, इसको मैं टच कर सकती हूँ, इसको मैं अपनी स्किन पे फील कर सकती हूँ। जैसे बहती हवा सा था वो, तो जो बहती हवा है देख नहीं सकती, महसूस तो कर सकती हूँ मैं। और बहुत से बच्चे कमेंट सेक्शन में बोलेंगे दीदी प्यार भी तो महसूस होता है। अब चुप करो, ठीक है, प्यार नहीं होता है महसूस, वो हम लोगों ने बस हाइप बना रखी है। लव इज़ द मोस्ट ओवररेटेड चीज़, ठीक है। सो लव इज़ नॉट मैटर, ठीक है। तो बोलोगे पर दीदी आपने बोला था मैटर इज़ समथिंग जो ना स्पेस ऑक्यूपाई करता है, और उसके लिए तो मेरे दिल में स्पेस ऑक्यूपाई हो रखी है ना। रियली इस तरीके की चीज़ें सोचोगे तुम, ठीक है। सो एनी डम कॉमेंट विच यू पीपल कैन थिंक ऑफ मत लिखना, बहुत जलील हो गए, ठीक है। सो मैटर क्या होता है, जिसमें वजन होता है और जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है। अब आप जैसे ही प्यारे बच्चों के लिए हम लेकर आए हैं एक बार एक क्लियर डिस्क्रिप्शन। मैटर में ना बेटा लिविंग थिंग्स भी आती है एंड नॉन लिविंग थिंग्स भी आती है। ऐसे बहुत से बुद्धिजीवी बालक हैं हमारे जिन्हें लगता होगा कि ना जो मैटर होते हैं ना वो सिर्फ इंसान होते, जानवर होते, पेड़ होते, ये तो मैटर होते ही नहीं है। यहाँ पे जो ये माउस रखा है ये तो मैटर होता ही नहीं है।
बेटा मैटर में लिविंग नॉन लिविंग दोनों आता है, ठीक है। यहाँ पे मैं बायोटिक ए बायोटिक नहीं समझा रही हूँ, मैटर समझा रही हूँ। हर वो चीज जो तुम देख सकते हो, महसूस कर सकते हो, छू सकते हो, वो मैटर है। आई बात समझ में? अब मैटर क्या नहीं है? प्यार, ठीक है। ऑल्दो बहुत ही बड़ी इमोशन है वो, बहुत ही बड़ी फीलिंग है, पर मैटर नहीं है वो, ठीक है। आई नो, वेरी सैड ना। रिस्पेक्ट जो तुम्हें अपनी दीदी के लिए है, दैट इज ऑल्सो नॉट मैटर। हेट्रेड एंड फ्रेंडशिप, ये सारी चीज़ें मैटर नहीं है, ये सारी चीज़ें फीलिंग्स है, ये सारी चीज़ें इमोशंस है जो हम अपने हॉर्मोन्स के कारण फील करते हैं, ठीक है। बट ये ऐसे एग्जिस्ट नहीं करती। मैं किसी को अपना प्यार दिखा नहीं सकती, उसे लाइक अपने दिल से बाहर निकाला, देख यार प्यार है यार, देख तेरे लिए कितना प्यार है, देख यार हाथ में समा नहीं रहा। आई कैन नॉट शो माई लव लाइक दैट ना। तो वही सेम वाली चीज़ है, ठीक है। और क्या क्या चीज़ मैटर नहीं है? साउंड एक मैटर नहीं है, लाइट एक मैटर नहीं है, ऑल दीज थिंग्स आर नॉट मैटर। बहुत से बच्चों को कन्फ्यूजन होती है कि मैम साउंड एंड लाइट क्या मैटर होते हैं? नहीं बेटा, ये मैटर नहीं होते हैं। अंडरस्टूड? चलिए बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। अब हम लोग ना मैटर को क्लासिफाई करते हैं। मैटर समझ में आ गया क्या होता है, ये भी समझ में आएगा कि क्या नहीं होता है। अब पुराने ऋषि मुनि जो थे उन्हें लगता था कि जो ये पूरा का पूरा ब्रह्मांड है ये 5 तत्वों से बना है, जिसमें आपकी धरती आ गई, हवा आ गई, आसमान आ गया, जल आ गया, ये सारी चीज़ें आ गई। बट जैसे जैसे साइंस ने डेवलपमेंट करी, साइंटिस्ट ने बोला कि ऋषि मुनि जी आप थे गलत, जो ये पूरी की पूरी सृष्टि है हमारी, ये 5 तत्वों से नहीं बनी है, ये तो जी मैटर से बनी है। अब मैटर को भी ना हम डिवाइड कर सकते हैं उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पे। इस वाले चैप्टर में, इस फर्स्ट वाले चैप्टर में हम फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। जो नेक्स्ट चैप्टर है इज मैटर अराउंड अस प्योर, उसमें हम केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। तो आप लोगों का फोकस रहेगा फिजिकल प्रॉपर्टी के ऊपर एंड केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे हम सेकंड चैप्टर में। कोई कमेंट सेक्शन में ये नहीं बोलेगा केमिकल प्रॉपर्टी तो बताया नहीं, सेकेंड चैप्टर के लिए है ये, ठीक है। अब फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल प्रॉपर्टी होती क्या है ये थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। फिजिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पे मैटर को 3 तरीके से डिवाइड किया जा सकता है, विच इज़ सॉलिड, लिक्विड, गैस। अब ये ऐसे शब्द है जो हम लोग बचपन से खेलते आ रहे हैं। बर्फ़ पानी खेला तो है ये, बर्फ़ इज सॉलिड, पानी इज़ लिक्विड, है ना। अब गैस का मुझे नहीं पता, तुम लोग खेल में बीच बीच में गैस भी डाल देते हो तो ठीक है, हम नहीं करते थे। whereas on the basis of chemical properties it can be divided into elements, compounds, mixtures। ये सारी चीज़ें होंगी आपके सेकंड चैप्टर में। इस चैप्टर में हम सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। बहुत ही सीधा सा है, बहुत ही इजी सा है, तो मैं आप लोगों को डायरेक्टली इन तीनों के बीच में डिफरेंशिएट करके समझाती हूँ। सबसे पहले पढ़ेंगे सॉलिड के बारे में, देन लिक्विड एंड देन गैस। बहुत सिंपल है। अपने दिमाग में जो मेंटल ब्लॉक तुमने बना रखा है ना कि यार एनसीईआरटी में इतना बड़ा बड़ा लिखा हुआ है, मैम तो इतने छोटे में, इतने कंसाइज में सब कुछ करा रही है, दिमाग खोल के पढ़ने की कोशिश करो, एनसीईआरटी से बेटर यहाँ पर समझाया है, ठीक है। चलिए, तो सॉलिड में सबसे पहले हम बात करते हैं किस प्रॉपर्टी के बारे में, शेप के बारे में। सॉलिड की जो शेप होती है वो डेफिनेट होती है। डेफिनेट मतलब जैसी है वैसी की वैसी ही रहेगी। डेफिनेट एक इंग्लिश का भी शब्द है। आई विल गो टू स्वाति दीदीज क्लास डेफिनेटली, मतलब भाई पक्का करूँगा ही करूँगा, कोई मतलब मुझे रोक नहीं सकता। सो डेफिनेट मतलब जैसी है वैसी ही रहती है। यस, अब बच्चे बोलेंगे कि दीदी चौक जो है वो सॉलिड है, पर चौक को तो हम तोड़ देते हैं। आप फोर्स लगा रहे हो ना उसको तोड़ने में। अगर आपने कोई फोर्स नहीं लगाया है तो उसकी शेप जैसी है वो वैसी की वैसी ही रहेगी। आई हैव दिस पेन। अब जो ये पेन है ये बिल्कुल इंटैक्ट है, इसकी शेप ऐसी रहेगी अनटिल अनलेस मैं इसको तोड़ दूँ। तो जब हम फोर्स लगा रहे हैं तब उनकी शेप चेंज हो सकती है और वो उस फोर्स लगाने को भी रोकते हैं। दे रेजिस्ट दी फोर्स। वो चीज़ हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो डेफिनेट का क्या मतलब होता है कि उनकी शेप जैसी होती है वो उसको वैसे का वैसा ही रखते हैं। अब अगला क्या है, अक्वायर्स दी शेप ऑफ कंटेनर। अब लिक्विड में सबसे सीधा सा एग्जाम्पल है अपनी चाय।
चाय मम्मी कप में लेके आती है। हमारे यहाँ पर हरियाणा में क्या होता है कि भाई उसको ना ठंडा करके पिया जाता है, तो एक सॉसर हो गया या कटोरी हो गई, उस चाय को कप से कटोरी में डाल के पी लेते हैं। पहले चाय ने कप की शेप ले रखी थी, जब उसको कटोरी में डाला उसने कटोरी की शेप ले ली। तो जो अपना लिक्विड होता है उसकी शेप डेफिनेट नहीं होती है, उसको हम जिस कंटेनर में डालेंगे वो उसकी ही शेप को ले लेता है। तो डेफिनेट किसकी होती है? सॉलिड की, लिक्विड की नहीं होती है। गैस के साथ भी सेम यही केस है, हम गैस को जिस चीज़ में डालेंगे वो उस चीज़ का शेप ले लेगा। अगर आपका सिलेंडर सपोज घर में एलपीजी सिलेंडर सबके आता है, अगर आपका सिलेंडर स्क्वायर शेप का है और आपने गैस डाली है तो वो गैस इस पूरे के पूरे में फैल जाएगी। अगर आपका सिलेंडर गोल शेप का है और आपने इसमें गैस डाली है तो गैस पूरे में फैल जाएगी। इस प्रकार चीज़ें होती है, ठीक है। चलिए अब अगला हम पढ़ते हैं वॉल्यूम। वॉल्यूम भी इसकी डेफिनेट होती है, वॉल्यूम भी चेंज नहीं हो सकती है। आगे अब हम बात करते हैं लिक्विड। लिक्विड की वॉल्यूम भी डेफिनेट है, यानी कि फिक्स्ड रहती है। डेफिनेट शब्द बोलूँ मैं, तुम्हारे दिमाग में फिक्स्ड आना चाहिए। डेफिनेट माने फिक्स्ड, डेफिनेट माने फिक्स्ड। वॉल्यूम भी फिक्स्ड रहती है। अब ऐसा नहीं है ना कि मम्मी चाय, एक कप चाय लेके आई, मैंने कटोरी में डाला, वो चाय का वॉल्यूम बढ़ गया। भाई सोचो ऐसे पेप्सी का वॉल्यूम बढ़ जाए तो मतलब बड़े लोग क्या क्या चीज़ों के वॉल्यूम बढ़वाने जाएंगे फिर, तो ऐसे है ना। तो उसी तरीके से जो लिक्विड होता है उनकी वॉल्यूम फिक्स्ड रहती है, यानी डेफिनेट रहती है। बट गैसेज में ऐसा नहीं होता। गैसेज क्या करती है? फैलती हैं चारों तरफ, ठीक है। अब मान के चलो कि मैंने पहले इस कंटेनर में डाला, वो पूरा यहाँ पे फैल गए। अब मैंने इससे बड़े कंटेनर में गैस को डाला, तो गैस क्या करेगी? इस पूरे बड़े कंटेनर में भी फैल जाएगी, इस पूरे बड़े कंटेनर में भी फैल जाएगी, ठीक है। पहले छोटी जगह पर थी, वो छोटी जगह में फैली, उसको मैंने बड़ी जगह में डाला, वो बड़ी जगह में भी फैल जाएगी। इसलिए उसका जो वॉल्यूम होता है वो फिक्स्ड नहीं होता है। अगला अब हम बात करते हैं कंप्रेसिबिलिटी। किसी चीज़ को कंप्रेस करना मतलब ऐसे दबाना, कंप्रेसिबिलिटी। मैं इस पेन को नहीं कंप्रेस कर पा रही हूँ, हाँ बहुत ज़्यादा मैंने फोर्स डाला तो ये कंप्रेस होगा, शायद टूट भी सकता है। पर जो सॉलिड होते हैं वो कंप्रेस नहीं होते, वो रोकते हैं कंप्रेसिबिलिटी को। लिक्विड में भी ना के बराबर होती है, बट गैसेस को सबसे ज़्यादा बढ़िया तरीके से हम कंप्रेस कर सकते हैं, दबा सकते हैं। अब हम बात करते हैं फ्लूइडिटी। फ्लूइडिटी मतलब बहना, ठीक है। पानी बहता है और हवा बहती है, गाना सुना है ना, बहती हवा सा था वो, ठीक है। तो पानी बहता है और हवा बहती है। तुमने कभी सुना है कि सॉलिड्स बह रहे हैं? सॉलिड्स नहीं बहते, फ्लूइडिटी होती ही नहीं है। तो फ्लूइडिटी मतलब बहना, यहाँ लिख देती हूँ मैं, वो भाई बहन वाली बहना नहीं, ठीक है। कैन फ्लो, तभी लिक्विड एंड गैसेस दोनों को हम फ्लूइड भी कहते, सॉलिड को नहीं फ्लूइड कह सकती। फ्लूइड जो टर्म होता है वो हम लिक्विड के लिए भी यूज कर सकते हैं, गैसेस के लिए भी। रिजिडिटी, रिजिड मतलब बिल्कुल सख्त, ठोस, जो कंप्रेशन को रेजिस्ट करते हो। तो हाईली रिजिड होते हैं क्योंकि ये नहीं इतने आसानी से मतलब कंप्रेस हो सकते हैं। ये लेस रिजिड होता है और ये बिल्कुल भी रिजिड नहीं होता, ऐसे ही है, बिल्कुल ठोस नहीं होता है ये। डिफ्यूजन, डिफ्यूजन क्या होता है? कोई भी चीज़ जब हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करती है तो जो सॉलिड्स होते हैं उनमें डिफ्यूजन ना के बराबर होता है। लिक्विड्स में जो डिफ्यूजन है वो सॉलिड एंड गैस के बीच का होता है, मतलब सॉलिड से ज़्यादा डिफ्यूजन होगा पर गैस से कम डिफ्यूजन होगा। और सबसे ज़्यादा डिफ्यूजन किस में होता है? हमारी गैसेस में, वेरी फास्ट डिफ्यूजन। तभी एक क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि भाई बुझी हुई अगरबत्ती की खुशबू दूर तक कमरे में नहीं आती है परंतु जली हुई अगरबत्ती की आ जाती है। क्यों? क्योंकि भाई बुझी हुई अगरबत्ती सॉलिड है, उसमें डिफ्यूजन नहीं हो रहा है। जैसे ही मैंने उस अगरबत्ती को जलाया वो सॉलिड अब गैस बन चुका है
है ना, वो सॉलिड अब गैस बन चुका है और वो गैस अब दूर तक डिफ्यूज कर पा रही है। जो सेंट होता है, अगर मैं यहाँ पर सेंट छिड़कूंगी तो कमरे के कोने तक खुशबू चली जाएगी। मेरी बहन ऐसा करती है, मेरे परफ्यूम यूज करती है, और जब मैं कमरे में जाती हूँ ना 1-2 घंटे के बाद, तब तक उसकी महक रहती है। मेरे को पता चल जाता है कि छेड़ रही थी मेरे सामान को। क्यों? बिकॉज ऑफ डिफ्यूजन। क्योंकि डिफ्यूजन की वजह से जो सेंट की खुशबू है, उस परफ्यूम की खुशबू है, वो पूरे के पूरे कमरे में फैल रही है। ठीक है, तो गैसेस में सबसे ज़्यादा डिफ्यूजन होगा, सॉलिड में सबसे कम होगा, और लिक्विड्स में बीच का डिफ्यूजन होगा। अगली अब हम बात करते हैं स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स। मैंने तुम्हें क्या बोला भैया, मैटर में पार्टिकल्स होता है। सॉलिड भी मैटर है, लिक्विड भी मैटर है, एंड गैस भी मैटर है। अब इनके अंदर पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे। अब आप बोलोगे मैम कौन से पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं? आयंस प्रेजेंट होते हैं, एटम प्रेजेंट होते हैं, या मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं? कुछ भी हो सकता है, क्योंकि बेटा सॉलिड भी तो बहुत टाइप के होते हैं ना। तो इसलिए मैं यूं नहीं बोल रही कि इनके एटम के बीच में कितनी स्पेस होगी या इनके मॉलिक्यूल्स के बीच में कितनी स्पेस होगी, बिकॉज बेटा सॉलिड तो बहुत सारे होते हैं ना। नमक को भी मैं सॉलिड कह सकती हूँ, मैं आपके चौक को भी सॉलिड कह सकती हूँ, मैं बहुत सारी चीज़ों को सॉलिड कह सकती हूँ, पर हर एक में अलग अलग चीज़ें प्रेजेंट है। तो अभी मैं इन जनरल सॉलिड की बात कर रही हूँ, इसलिए पार्टिकल शब्द का इस्तेमाल हो रहा है। मैं नहीं चाहती कि तुम पार्टिकल, एटम, मॉलिक्यूल, आयन इनमें कंफ्यूज्ड रहो। तो जब मैं शब्द कहूँ पार्टिकल, तो पार्टिकल का मतलब है कि मैं तीनों के बारे में एक साथ ही बात कर रही हूँ, कुछ स्पेसिफिकली बात नहीं कर रही हूँ। ठीक है, मान के चलो कोई भी रैंडम एक वुड का ब्लॉक है, मुझे नहीं पता कि भाई इसमें एटम होंगे, इसमें मॉलिक्यूल होंगे, या इसमें आयन होंगे, तो मैं क्या कहूँगी, इसमें पार्टिकल प्रेजेंट है। मुझे पता ही नहीं है उसमें क्या है, तो मैं कहूँगी उसमें पार्टिकल प्रेजेंट है। ठीक है, अब जैसे जो कोई भी सॉलिड होता है ना बेटा, उसके पार्टिकल्स जो होते हैं उनके बीच की स्पेस बहुत ही कम होती है। उसके पार्टिकल्स एक दूसरे के बिल्कुल चिपके चिपके रहते हैं। मैं आप लोगों को एक बार ही दिखा देती हूँ, थोड़ा बेटर क्लैरिटी हो जाएगी। वैसे वो आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो ये पार्टिकल्स हैं ये आपस में कितने अच्छे से चिपके हुए हैं। बेटा बस ये टेबल अगर आप समझ जाओगे ना, तो आपका पूरा का पूरा सॉलिड, लिक्विड, गैस का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो क्लियर हो जाएगा। आपको कभी दोबारा पढ़ना नहीं पड़ेगा। आई नो ईच एंड एवरी टर्म इज वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू अंडरस्टैंड। समटाइम्स लॉट ऑफ स्टूडेंट गेट कंफ्यूज, व्हाट इज वॉल्यूम, व्हाट इज मास, व्हाट इज कंप्रेसिबिलिटी, व्हाट इज रिजिडिटी। नाउ दीज बेसिक टर्म्स तो आप लोगों को पता होनी चाहिए, जितना हो सकता है मैंने समझाया है, बट ट्राई टू रिपीट इट, मतलब इसको दोबारा से देखने का प्रयास कीजिए आप, होपफुली आपको समझ में आ ही जाएगा। अब जैसे मान के चलिए कि ये है एक लकड़ी का ब्लॉक, अ वुडन ब्लॉक। अब इसके जो पार्टिकल्स है ना यार, वो बहुत ही मतलब उनमें बड़ा प्रेम है, वो आपस में एक दूसरे के साथ ऐसे चिपके हुए रहते हैं, बिल्कुल भी स्पेस नहीं होता है इनके बीच। तो यहाँ पर यही लिखा है, मोस्ट क्लोजली पैक्ड, मतलब कतई पैक्ड रहते हैं। ठीक है, समझ रहे हो ना कैसे पैक्ड रहते हैं, बिल्कुल घुसे रहते हैं एक दूसरे में, इतने टाइट होते हैं। वहीं पर ही अगर मैं बात करूं लिक्विड की, तो लिक्विड के में थोड़ी सी स्पेस आ जाती है बीच में। जैसे गर्मी में हम नहीं कहते यार थोड़ा दूर बैठ जा यार, बहुत गर्मी हो रही है भाई, प्लीज थोड़ा दूर बैठ जा, तो हम स्पेस बना लेते हैं बीच में। तो देखो सॉलिड में जो थे वो कितने चिपके चिपके थे, लिक्विड में थोड़े दूर 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 आ गए। गैस में क्या होता है, सारे इधर उधर बिखर जाते हैं। हर बारी मैं यही एग्जांपल देती हूँ कि मान के चलो, जैसे तुम देखते हो ना कि छोटे छोटे बच्चे शादियों में क्या करते हैं, एक होगा आइसक्रीम वाले के पास, एक होगा जहाँ केक बट रहा होगा, एक दूल्हा दुल्हन के जो वो सीट है जहाँ पर वो बैठते हैं वहाँ कूद रहा होगा, फूल तोड़ रहा होगा। तो बच्चे शादी में जब इधर उधर बिखर जाते हैं, उनके मम्मी पापा पकड़ रहे हैं, कान मरोड़ रहे हैं उनके। सो गैस के पार्टिकल्स भी ऐसे होते हैं, इधर उधर बिखर जाते हैं, बहुत दूर दूर होते हैं एक दूसरे से। तो स्पेस सबसे कम किसमें होती है, अगर मैं बिल्कुल साइंस की भाषा में बात करूं तो इंटर पार्टिकल स्पेस किसमें सबसे कम होती है, सॉलिड में सबसे कम होती है। इंटर पार्टिकल स्पेस सबसे ज्यादा किसमें होती है, गैस में होती है। इंटर पार्टिकल का क्या अर्थ होता है, दो पार्टिकल्स के बीच की स्पेस।
इंटर स्कूल कंपटीशन क्या होता है बेटा? दो स्कूल्स के बीच का कंपटीशन। इंटर पार्टिकल स्पेस का क्या मतलब होगा? दो पार्टिकल्स के बीच की स्पेस। आई बात समझ में? अब हम बात करते हैं इंटर पार्टिकल फोर्स। मतलब कि फोर्स इज बेसिकली एनीथिंग जो दो चीजों को साथ रखती है। अब इसके बीच में इंटर पार्टिकल स्पेस जो है वो सबसे कम है। अगर मैंने ज्यादा बोल दिया हो तो मैं वापस करेक्ट कर रही हूं। लीस्ट इंटर पार्टिकल स्पेस, सबसे कम इंटर पार्टिकल स्पेस, सबसे कम इंटर पार्टिकल स्पेस, सबसे ज्यादा इंटर पार्टिकल स्पेस, सबसे ज्यादा इंटर पार्टिकल फोर्स होती है। सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच फोर्स सबसे ज्यादा होती है। सीरियल्स तुम सारे लोग देखते होगे, सब देखते हैं, ठीक है। सीरियल ना सही तो के ड्रामा तो देखते हो गई। के ड्रामा तो के ड्रामा, टर्किश ड्रामा, कुछ ना कुछ तो देखते ही हो तुम, ठीक है। चलिए, सो होता क्या है, बहुत ही ऑब्वियस सी चीज़ है। दो लोग हैं, ठीक है, एक लड़का एक लड़की है। इन दोनों के बीच में दूरियां कम हैं, यानी कि इन दोनों के बीच में प्यार बहुत ज़्यादा है। प्यार क्या है? एक तरीके का फोर्स ही तो है, ठीक है। वेरी ऑब्वियस कॉमन सेंस वाली बात है। जहां पर इंटर पार्टिकल स्पेस, यानी कि जहां पर दूरियां कम होंगी, यानी कि वहां पर फोर्स ज्यादा है उन्हें साथ रखने के लिए। दूरियां कम, फोर्स ज्यादा, दूरियां ज्यादा, फोर्स कम। ऑब्वियस सी बात है। मैं वापस से लिख देती हूं, मैं क्या कहना चाह रही हूँ इसको अपनी कॉपियों में लिख लेना। बेटा देखो, फोर्स अगर ज्यादा है, फोर्स ज्यादा है तो वो दो पार्टिकल्स को साथ रख रहा है ना, तो दूरियां कम होंगी, ठीक है। बाय दूरियां आई मीन इंटर पार्टिकल डिस्टेंस। सो फोर्स ज्यादा, इंटर पार्टिकल डिस्टेंस कम। कई बार क्वेश्चन आता है यार कि सबसे ज़्यादा इंटर पार्टिकल फोर्स किस में है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, बच्चे गैस लिखाते हैं। गैसेस में इंटर पार्टिकल फोर्स सबसे कम है, तभी तो पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर दूर है, ठीक है। चलिए, सो एक बारी आप इस टेबल के ऊपर थोड़ी अपनी नज़र मार लीजिए। मैं साइड में हो जाती हूँ एंड इट्स फाइन। अगर तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है तो आ जाएगा, हौली हौली आ जाएगा, ठीक है। साइड होती हूँ मैं, फटाफट से देखो तुम ये। एवरीबडी जल्दी से इसको नोट डाउन कीजिए। अगर नोट डाउन करना है तो इसको ऑब्जर्व करना है ऑब्जर्व कीजिए, घूरना है तो घूर लीजिएगा। डन। चलूँ मैं आगे अब। सो हम लोगों ने देख लिया है बहुत ही बढ़िया तरीके से कि क्या क्या होता है इसमें से, शेप का क्या है, वॉल्यूम का क्या है, कंप्रेसिबिलिटी क्या है, ईच एंड एवरीथिंग वीव फिनिश्ड बढ़िया तरीके से। अब हम आगे चलते हैं। अब ये देखिए, जो भी मैंने आपको पढ़ाया उसको संक्षेप कर दिया है मैंने। रिजिड होते हैं, फिक्स शेप होती है, फिक्स्ड वॉल्यूम होती है, कैन नॉट बी स्क्वॉश। स्क्वॉश मतलब कचुम्बर नहीं निकाला जा सकता है। अब अगेन सर्टेन स्टूडेंट्स माइट बी हैविंग दिस कंफ्यूजन कि दीदी जो स्पॉन्ज होता है वो सॉलिड होता है, फिर स्पॉन्ज तो हम लोग शेप चेंज कर देते हैं। जब आपने स्पॉन्ज को प्रेस किया उसकी शेप चेंज हुई, जैसे ही उसके ऊपर से फोर्स हटाते हो उसकी शेप वापस नॉर्मल हो जाती है, अनटिल अनलेस तुम उसे फाड़ दो, फिर तो तुमने डिस्ट्रॉय ही कर दिया है उसको, ठीक है। सो स्पॉन्ज के ऊपर से जैसे ही तुम फोर्स हटाओगे इट विल कम बैक टू इट्स नॉर्मल शेप। जैसे रबर बैंड है, रबर बैंड को मैंने खींचा तो उसकी शेप चेंज होगी, जब रबर बैंड को मैं छोड़ दूंगी वो अपनी नॉर्मल शेप पर आ जाएगा ना। सो इट इज़ ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड। तो ऐसा नहीं है कि वो कभी भी अपनी शेप नहीं चेंज करेंगे। भाई तुम फोर्स लगा रहे हो तो शेप तो चेंज करेंगे ना, पर जैसे ही तुमने फोर्स छोड़ दी, जैसे ही तुमने फोर्स रिलीज कर दी, वो अपनी नॉर्मल शेप में वापस आ जाएंगे। सो ये सारी चीज़ें आपको समझा रही है द डिफरेंस बिटवीन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। आपकी एनसीईआरटी के शुरू के जो 5 से 6 पन्ने हैं वो क्लियर हो गए हैं, ठीक है। आगे चलते हैं।
अब कुछ एग्जाम्पल्स हैं सॉलिड, लिक्विड एंड गैस के। आई नो आप लोगों को पता है, बट टू बी ऑन अ सेफर साइड मैं फिर भी ले आई हूँ। रबड़ हो गया, प्लास्टिक हो गया, शुगर हो गया, ईंट हो गई, आयरन लोहे का सरिया या लोहा हो गया। लिक्विड में वाटर, मिल्क, ऑयल, जूस, हनी, शहद। हाँ, बच्चों को लगता है कि वो गाढ़ा है तो ना वो सॉलिड होगा। शहद, जैसे यूँ नहीं कहते, देख देख कैसे इसके मुंह से ना शहद टपक रहा है, शहद बह रहा है ना। जब बहुत मीठी मीठी बातें करते हो तुम कि दीदी दीदी आज आप ना बहुत अच्छे लग रहे हो, तो मैं सही शहद बह रहा है। तो जो भी चीज़ बह रही है दैट इज लिक्विड ना। चलिए, सो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हीलियम, ओजोन, ये सारी की सारी आपकी गैसेज है। इनमें से कुछ गैसेज है जिनके बारे में आपने सुना है, कुछ ऐसी जिनके बारे में नहीं सुना है। तो जिनके बारे में नहीं सुना है घबराना मत, सुना देंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। अब आता है इस चैप्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण पार्ट, विच इज़ इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स। हमने पढ़ लिया कि भाई जो मैटर होता है उसकी 3 स्टेट्स होती है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस। अब ये आपस में एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकती हैं। यस, दे कैन गेट कन्वर्टेड इनटू ईच अदर। बर्फ़ पानी में जब तुम खेलते हो तो तुम बर्फ़ के बाद पानी बन जाते हो ना, जब कोई आके तुम्हें पानी कर देता है। स्टेट चेंज ही तो हो रही है। सो सिमिलरली जो हमारी वो है, लाइक जो हमारा बर्फ़ है, बर्फ़ बन सकता है पानी में, और पानी बन सकता है गैस में, गैस वापस बन सकता है पानी में, पानी वापस बन सकता है बर्फ़ में, बर्फ़ डायरेक्टली गैस भी बन सकता है, गैस डायरेक्टली बर्फ़ भी बन सकता है। हम हर एक स्टेट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको समझाती हूँ कि कैसे ये इंटर कन्वर्जन पॉसिबल है, कि ऐसा क्या हो रहा है कि बर्फ़ पिघलकर पानी में कन्वर्ट हो रहा है, और ऐसा क्या हो रहा है कि पानी पिघल के गैस में, वेपर्स में कन्वर्ट हो रहा है। पहले ये इंटर कन्वर्जन मैं समझाती हूँ। अब इंटर कन्वर्जन समझने से पहले आपको इंटर पार्टिकल स्पेस एंड इंटर पार्टिकल फोर्स के बारे में थोड़ी सी क्लैरिटी होनी चाहिए। तो उसको थोड़ा और क्लियर करने के लिए, ऑल्दो मैंने पीछे क्लियर कर दिया था, बट टू मेक इट मोर क्लियर मैं एक बारी आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आई हूँ। एक बारी इस वीडियो को खुद से शांति से देखना। जो ये रेड 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 है ना, ये सारे पार्टिकल्स हैं। यहाँ के पार्टिकल्स के बीच की डिस्टेंस देखना, यहाँ के पार्टिकल्स के बीच के डिस्टेंस देखना, और ये पार्टिकल्स के बीच के डिस्टेंस देखना। आपको आइडिया लगेगा कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। फिर मैं जब भी कहूँगी ना कि सॉलिड के बीच के इंटर पार्टिकल फोर्सेस ज़्यादा होती है कम होती है, सॉलिड के बीच के इंटर पार्टिकल डिस्टेंस ज़्यादा होती है कम होती है, ये वीडियो आपके दिमाग में आएगी तो क्लैरिटी मिल जाएगी। एक बारी देखिए सारे के सारे प्लीज़ इस वीडियो को। मैं साइड में हट जाती हूँ जल्दी से, ऑल ऑफ यू। ये देखिए, सॉलिड के बीच की इंटर पार्टिकल डिस्टेंस, लिक्विड के बीच की, एंड गैस के बीच की। तो मैं चाहती क्या हूँ कि आप इन वीडियोस में या इन डायग्राम्स में क्या देखें कि भाई सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच की स्पेस बहुत ही ज़्यादा कम है या ना के बराबर है, लिक्विड के बीच में ज़्यादा है, और गैस के बीच में और भी ज़्यादा है। अब आप सोच रहे होंगे कि दीदी बारी बारी क्यों सेम ही कॉन्सेप्ट को रिपीट किए जा रही है, क्यों बारी बारी हम इंटर पार्टिकल डिस्टेंस, इंटर पार्टिकल फोर्स के ऊपर पड़े हुए हैं। क्योंकि बेटा जो ये आपका इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट है ना, ये डिपेंड ही करता है इस इंटर पार्टिकल डिस्टेंस एंड इंटर पार्टिकल फोर्स पर। ये कैसे है, थोड़ा सेंस नहीं बन रहा। एक बारी आप समझा के देखिए। भाई रुक जा भाई, पेन लेने दे अपने को, पेन कहाँ है, ठीक है। अब अगर मैं चाहती हूँ कि सॉलिड जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए तो मुझे क्या करना पड़ेगा? सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में दूरियां बढ़ानी है। सॉलिड और लिक्विड में क्या फ़र्क है? बस यही तो फ़र्क है ना कि सॉलिड के पार्टिकल्स आपस में चिपके हुए हैं, व्हेयरएज लिक्विड के पार्टिकल्स आपस में एक दूसरे से दूर दूर है। कम दूर दूर है परंतु दूरियां हैं। तो अगर मैं चाहती हूँ कि आइस विच इज़ अ सॉलिड वो कन्वर्ट हो जाए वाटर विच इज़ अ लिक्विड में, तो मुझे क्या करना है कि सॉलिड के बीच के जो डिस्टेंसेस है उन्हें बढ़ा देना है। सिमिलरली अगर मैं चाहती हूँ कि कोई भी चीज़ लिक्विड है वो गैस में कन्वर्ट हो जाए तो मुझे क्या करना है? डिस्टेंसेस को और ज़्यादा बढ़ा देना है। इसीलिए आप लोगों के लिए जानना ज़रूरी है कि भाई इंटर पार्टिकल डिस्टेंस लीस्ट किस में है, मैक्सिमम किस में है। लिक्विड हमेशा बीच का बिच्छू रहता है तो वो इधर वे आपको याद रहेगा।
ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब जो ये स्टेट चेंज है ये होता दो कारणों से है। सबसे पहला चेंज इन टेम्परेचर से एंड दूसरा चेंज इन प्रेशर से। चेंज इन टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें आप एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, लेटेंट हीट, जो कई सारे बच्चे नहीं समझ पाते हैं एक ही बारी में, तो ध्यान से सुनिएगा। अब सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर कि भाई टेम्परेचर के इफेक्ट से किस प्रकार एक स्टेट दूसरे स्टेट में चेंज हो सकता है। तो यहाँ पर लिखा है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। हाय गर्मी, कोई नोरा भाभी या नोरा फतेह नहीं लिखेगा कमेंट सेक्शन में, ठीक है। और हाय सर्दी। सो बेसिकली मैंने गर्मी और सर्दी दोनों का मेंशन क्यों किया है? अक्सर जब भी हम लोग टेम्परेचर की बात करते हैं वी मेनली रिलेट इट टू कि कोई चीज़ कितनी गर्म है या कितनी ठंडी है ना। तो अगर हम लोग एक एग्जैक्ट डेफिनेशन देखें टेम्परेचर की, तो वो एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या होगी? टेम्परेचर इज द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कूलनेस ऑफ अ बॉडी, कि भाई कोई भी बॉडी कितनी ठंडी है या कितनी गर्म है, कितने डिग्री तक ठंडी या गर्म है, उसको हम कहते हैं उसका टेम्परेचर। अब टेम्परेचर कन्वर्जन्स हैं जिनका आपको खास ध्यान रखना है। वैसे तो ये अपने आप में एक सेपरेट टॉपिक है, बट सिंस हमें वन शॉट में लेक्चर ख़त्म करना है तो मैं आप लोगों को एक बेसिक सा फॉर्मूला बता देती हूँ जो आपको याद रखना है। अगर कोई भी चीज़ बेटा आपको डिग्री सेल्सियस में गिवन है और आपको उसे केल्विन में कन्वर्ट करना है, तो डिग्री सेल्सियस में 273 ऐड कर दीजिएगा। जैसे कि मैं कहूँ बेटा 25 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट कर, तो क्या करोगे? कुछ नहीं करेंगे दीदी, 273 को ऐड कर देंगे 25 में, 298 केल्विन आ जाएगा। तो कुछ नहीं करना है, जो भी चीज़ डिग्री सी में है उसको के में कन्वर्ट करने के लिए जो सेल्सियस वाला टेम्परेचर है उसमें 273 ऐड कर देना है। अब इसका बिल्कुल विपरीत करना है, अगर आपको केल्विन को डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है, यानी कि कोई भी टेम्परेचर आपको केल्विन में गिवन है उसको डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है, तो केल्विन वाले टेम्परेचर से 273 सब्ट्रैक्ट कर देना। मैं आपको बोलूँ बेटा एक टेम्परेचर गिवन है 300 केल्विन, इस 300 केल्विन को डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करो। आप बोलो दीदी इतना आसान सवाल है, तो सिंपल मैथ्स है, बचपन से करते आए हैं, बहुत ही ज़्यादा आसान है। केल्विन को डिग्री सेल्सियस में कैसे कन्वर्ट किया जाता है? जो केल्विन वाला टेम्परेचर है उसमें से 273 को माइनस कर दो। सारे के सारे कमेंट सेक्शन में आंसर बताना कि क्या होगा सेल्सियस में ये टेम्परेचर, ठीक है। मैं वापस कह रही हूँ, अपने आप में एक सेपरेट टॉपिक है, बट सिंस दिस इज अ वन शॉट रिविजन ऑफ दिस एंटायर चैप्टर, तो वील डूइंग दिस थोड़ा क्विकली ताकि हम जो मोर इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं उनके ऊपर फोकस कर सकें। तो टेम्परेचर क्या होता है? किसी भी चीज़ का मेजर कि वो कितनी ठंडी है या कितनी गर्म है। एंड सेल्सियस टू केल्विन कैसे होता है, केल्विन टू सेल्सियस कैसे होता है, हमने पढ़ लिया है। अब जो बच्चे बोले दीदी फ़ारेनहाइट में कैसे होगा, फ़ारेनहाइट इतना तुमसे पूछा नहीं जाता है, तो फोकस डालने की कोई ज़रूरत है नहीं उस पर, ठीक है। अब यहाँ से शुरू होता है हमारा सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, क्योंकि अभी तुम आगे जो भी पढ़ोगे ये तुम्हारा एंटायर फर्स्ट चैप्टर, इससे पहले जो था बकवास सारी की सारी नुई थी, टाइम पास, ठीक है। वॉट इज गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स इज इम्पॉर्टेंट, इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इससे पहले राम कहानी थी, यहाँ से प्रैक्टिकल चीज़ें शुरू हैं आपकी। सबसे पहले हम बात करते हैं मेल्टिंग। अब मेल्टिंग तो सबको ही पता है, पिघलना, इसमें कौन सी बड़ी बात है, इसको क्यों हम पढ़ रहे हैं। चीज़ें मेल्ट होती क्यों हैं? हमने देखा है कि किसी चीज़ को देखकर हम भी पिघल जाते हैं कभी कि हाय यहाँ मैं पिघल गई या यहाँ मैं पिघल गया। कैसे पिघलते हो तुम? तुम्हारे अंदर कुछ इमोशंस आते होंगे, तुम्हारे अंदर कुछ रिएक्शंस होते होंगे, तभी तो पिघलते होगे ना तुम, ठीक है। कुछ लोग BTS को देख के पिघलते हैं, कुछ लोग नोरा फतेही को देख के पिघलते हैं, कुछ लोग स्वाति मैम को देख के पिघलते हैं। आई नो, बट साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें किस प्रकार मेल्ट हो रही है, सबसे पहले अपने दिमाग में ये बिठाना है कि सॉलिड चीज़ों की मेल्टिंग होती है। कभी मैं तुमसे यूँ पूछूं कि बेटा एक जगह सॉलिड है एक जगह लिक्विड है, क्या पिघलेगा? आप बोलोगे मैम दोनों ही पिघलते हैं, सॉलिड भी पिघलता है और लिक्विड भी पिघलता है। मेल्टिंग टर्म यूज़ होता है जब सॉलिड कन्वर्ट्स इनटू लिक्विड। जब कोई भी सॉलिड पिघलेगा तब मैं कहूँगी ये मेल्ट हो रहा है,
ठीक है। अब मैंने आपको समझाया था कि यार अगर किसी सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट होना है तो क्या होना पड़ेगा, सॉलिड के बीच के जो ये एकदम नन्हे 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 इंटर पार्टिकल डिस्टेंस है, उस इंटर पार्टिकल डिस्टेंस को बढ़ाना पड़ेगा, उस इंटर पार्टिकल डिस्टेंस को बढ़ाना पड़ेगा, तभी तो सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो सकता है एंड तभी तो मेल्टिंग हो सकती है। तो मैं टेम्परेचर के माध्यम से यही चीज़ कर रही हूँ, मैं टेम्परेचर के माध्यम से दूरियाँ बढ़ा रही हूँ। वापस से एक बार अपनी सीरियल का गाना गाते हैं, सारे के सारे पहले मेरी तरफ देखो, बोर्ड पे जो लिखा है पढ़ाऊँगे, ध्यान ज़रा यहाँ पे। सीरियल में क्या होता है, हीरो हीरोइन के बीच में बहुत प्यार होता है, उनके बीच का इंटर पार्टिकल डिस्टेंस ना के बराबर होता है, बिल्कुल ही जीरो होता है इंटर पार्टिकल डिस्टेंस, बहुत ही मतलब पक्के होते हैं। एकदम से होती है विलेन की एंट्री। विलेन क्या करता है, आग लगाता है ना, यही तो करते हैं, चुगलियाँ काटते हैं, आग लगाता है। आग लगाने से क्या होता है, हीरो हीरोइन के बीच की दूरियां बढ़ जाती है। यहाँ भी तो वही कर रहे हैं, सॉलिड के जो पार्टिकल है उनके बीच की जो दूरियां हैं वो ना के बराबर है, चिपके पड़े हैं सारे पार्टिकल्स। मैंने लगा दी आग, आग लगाते ही पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर हो गए और सॉलिड जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गया है। ठीक है, अब जो भी चीज़ें मैंने आपको बोली है वो थोड़ी सी टेक्निकल भाषा में यहाँ पर लिखी है, आपकी एनसीईआरटी की ही भाषा है, मैं आपको समझाती हूँ ताकि बाद में आप पढ़े तो आपके लिए आसानी हो जाए। ठीक है, चलिए। ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ सॉलिड्स, टेम्परेचर बढ़ाने पर ही तो आग लगती है ना। ठीक है, ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ सॉलिड्स द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीजेस। यार ये एक नया शब्द कहाँ से आ गया, काइनेटिक एनर्जी। हम अभी तक तो इंटर पार्टिकल डिस्टेंस पे फंसे हुए थे, अब काइनेटिक एनर्जी आ गया। बहुत सारे तरीके की एनर्जी होती है, केमिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। किसी के भी बारे में नहीं पढ़ना है, फिजिक्स में तुम पढ़ोगे। अभी के लिए बस ये समझ लो, एक ऐसी एनर्जी जो मूवमेंट के कारण होती है उसको हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। एक ऐसी एनर्जी जो मोशन के कारण प्रोड्यूस हो रही है। मैं अपने हाथों को ऐसे रब कर रही हूँ, मेरे हाथ गर्म हो रहे हैं तो हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो रही। क्यों हो रही है हीट एनर्जी प्रोड्यूस? क्योंकि मैं रब कर रही हूँ। उसी तरीके से जब भी कोई चीज़ मूव करती है, जैसे यहाँ पर मैंने क्या किया, ये सॉलिड के पार्टिकल्स में मैंने हीट किया इनको मैंने। अब हीट करने से क्या होगा, जो ये पार्टिकल्स है ना ये आपस में ऐसे वाइब्रेट करने लग जाते हैं, अपनी जगह पर वाइब्रेट करने लग जाते हैं, यानी कि मूव कर रहे हैं। मूव कर रहे हैं तो इनके अंदर एनर्जी आ जाएगी, इनके अंदर एनर्जी आ जाएगी तो ये दूर दूर हो जाएंगे एक दूसरे से, अलग अलग हो जाएंगे एक दूसरे से। बस यही है कि भैया तुमने उसे हीट किया, हीट करने पर जो ये पार्टिकल्स, बिल्कुल एनिमेशंस के थ्रू भी दिखाऊंगी, बस अभी के लिए थोड़ा सा इमेजिन करो, अभी एनिमेशंस भी दिखाऊंगी मैं। ठीक है, पार्टिकल्स को हीट किया, पार्टिकल्स ने वाइब्रेट करना शुरू किया, वाइब्रेशन के कारण वो दूर हो गए। क्यों? क्योंकि उनके अंदर काइनेटिक एनर्जी आ गई एंड जो सॉलिड है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। काम खत्म, कुछ भी नहीं है। ठीक है, सो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स इंक्रीजेस ड्यू टू द इंक्रीजिंग काइनेटिक एनर्जी द पार्टिकल्स स्टार्ट वाइब्रेटिंग। हाँ, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि भाई काइनेटिक एनर्जी आई तो उन्होंने वाइब्रेट करना शुरू कर दिया है। ठीक है, विद ग्रेटर स्पीड। इनिशियली थोड़ा बहुत वाइब्रेट करना शुरू किया था, थोड़ा बहुत मूव करना शुरू किया था, टेम्परेचर दिया मैंने, हीट दी, हीट के कारण काइनेटिक एनर्जी आई, थोड़ा थोड़ा वाइब्रेट किया उन्होंने, उसके बाद और ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी आ गई उनमें एंड देन दे स्टार्ट वाइब्रेटिंग मोर एंड बिकॉज ऑफ दैट वो सेपरेट होने लग जाते हैं। ठीक है, आ गया समझ में? हीट दी मैंने, हीट की वजह से काइनेटिक एनर्जी आई, काइनेटिक एनर्जी की वजह से और ज़्यादा वाइब्रेट करने लगे एंड उसकी वजह से सेपरेट हो गए। The energy supplied by heat overcomes the force of attraction between the particles। है क्या कह रहा है ये कह रहा है कि यार तुमने हीट सप्लाई करी, आग लगा रही हूँ मैं नीचे से, हीट सप्लाई करी। अब हीट सप्लाई करने पर जो एनर्जी मिल रही है ना इन पार्टिकल्स को, उस एनर्जी की वजह से इस पार्टिकल और इस पार्टिकल के बीच की जो फोर्स है ना वो अलग अलग हो जाती है, वो फोर्स खत्म हो जाती है। मैं तुम्हें समझाती हूँ एक बारी क्या कहना चाह रही हूँ मैं अलग रंग से। देख यार,
पार्टिकल नंबर 1 एंड पार्टिकल नंबर 2 के बीच में फोर्स है। अब जब तक ये फोर्स नहीं टूटेगी, ये दोनों पार्टिकल्स अलग नहीं होंगे, इस फोर्स को मैं कैसे ख़त्म कर रही हूँ? काइनेटिक एनर्जी देकर, हीट के कारण एक नई एनर्जी देकर। आया समझ में? तो मुझे इस फोर्स को ख़त्म करना है और उस फोर्स को ख़त्म मैं कर रही हूँ अपना हीट देकर। ठीक है, चलिए। These particles leave their fixed position and start moving more freely. जब मैंने उन्हें हीट दी, हीट के कारण काइनेटिक एनर्जी आई, काइनेटिक एनर्जी के कारण वाइब्रेट करने लगे, वाइब्रेट करने के कारण जो बीच की फोर्सेस थी वो अलग अलग हो गई, उसके कारण ये फ्री मूव करने लग जाते हैं। A stage is reached when solid melts and is converted to a liquid. मैं नीचे से हीट दिए जा रही हूँ, दिए जा रही हूँ, दिए जा रही हूँ, दिए जा रही हूँ। एक ऐसा पॉइंट आएगा जब जो जो सॉलिड है वो पूरा का पूरा लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा और मैं कहूँगी ये टेम्परेचर जैसे कि मान के चलो कि पहले मैंने सिर्फ 20 डिग्री सेल्सियस तक हीट किया, फिर उसके बाद मैंने 40 डिग्री सेल्सियस तक हीट किया। जो सॉलिड है कंप्लीटली लिक्विड में कन्वर्ट नहीं हुआ था। फिर मैंने इसको हीट किया 100 डिग्री सेल्सियस तक। 100 डिग्री सेल्सियस हिट करते ही सारा का सारा सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। तो मैं क्या कहूंगी कि भाई 100 डिग्री सेल्सियस वो टेम्परेचर है जिसपे सारा का सारा लिक्विड, सारा का सारा सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है। आई बात समझ में? ऐसा नहीं है कि 20 डिग्री सेल्सियस पे नहीं पिघल रहा था, ऐसा नहीं है कि 40 डिग्री सेल्सियस पे नहीं पिघल रहा था, पर पूरा का पूरा किस टेम्परेचर पे पिघल जाता है उसको हम कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट। यही डेफिनेशन आपकी एनसीईआरटी में लिखी है कि वो टेम्परेचर एट दैट स्टेज, कौन सी स्टेज की बात हो रही है? वो स्टेज जब सारा का सारा सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है उसको हम कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट। और आइस का मेल्टिंग पॉइंट, आइस क्या है? सॉलिड ही मेल्ट होता है, तो आइस का मेल्टिंग पॉइंट क्या है? 273 केल्विन या फिर 0 डिग्री सेल्सियस। बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आया होगा, इसलिए मैं आप लोगों के लिए एक एनिमेशन लगाती हूँ। देखना, जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ वही यहाँ पर मैं दिखाऊंगी और उसके थ्रू सब क्लियर हो जाएगा। यू जस्ट रिक्वायर लॉट ऑफ पेशेंस व्हेन इट कम्स टू केमिस्ट्री एंड व्हेन इट कम्स टू इमेजिनिंग इन केमिस्ट्री। ठीक है, एक सेकेंड आप लोगों के लिए मैं यहीं पर ही एक वो लगा देती हूँ फटाफट से। चलिए, अब यहाँ पे देखिएगा आप क्या हो रहा है, जस्ट चेक दिस आउट। ठीक है, मैं यहाँ पे साइड में खड़ी होके अभी देखो इधर क्या है, आई जस्ट शो यू। ये सारे मेरे सॉलिड के पार्टिकल्स। अब आप बोलोगे कि दीदी आपने तो कहा था कि सॉलिड के पार्टिकल्स मूव नहीं करते, ये बस अपनी ही जगह पर मूव करें ना, इधर उधर नहीं जा रहे हैं। अब देखो क्या होगा अगर मैंने हीट दे दी, तो हीट दे रही हूं मैं, मतलब टेम्परेचर बढ़ा रही हूं। अगर मैंने हीट दे दिया तो देखो आ गई नीचे से आग, यहाँ पे देखो टेम्परेचर बढ़ रहा है। देखो हीट देते ही जो ये पार्टिकल्स हैं ये अलग अलग मूव करने लग गए, अलग अलग हो गए। पहले ये सारे साथ में थे, जैसे ही मैंने हीट दी देखो कितनी तेज तेज वाइब्रेट करना शुरू कर रहे हैं। देखो वाइब्रेट करना शुरू कर रहे हैं ना, वाइब्रेट करना। देखो मैं वापस दिखाती हूँ, अभी है सॉलिड, जैसे ही हीट दी अलग अलग होना शुरू हो गए। क्यों हो रहे हैं अलग? क्योंकि पहले इनके बीच की जो फोर्स थी अब वो फोर्स खत्म कर रहा है। कौन खत्म कर रहा है? ये हीट खत्म कर रही है। आई बात समझ में? तो इसी तरीके से जो सॉलिड होता है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है एंड मेल्टिंग हो जाती है। मेल्टिंग समझ में आ गया? अब इसी तरीके से वेपराइजेशन होती है। कुछ अलग नहीं है, कुछ भी अलग नहीं है। तुम्हें सिर्फ रिश्ते तोड़ने हैं, तुम्हें सिर्फ इंटर पार्टिकल डिस्टेंसेस बढ़ाने हैं, दूरियां बढ़ानी है। अब तुम्हें लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करना है। लिक्विड के जो पार्टिकल्स हैं वो थोड़े इस तरीके से बिखरे हुए रहते हैं। अब लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, टेम्परेचर बढ़ा दो। टेम्परेचर बढ़ा दिया, जो पार्टिकल्स हैं और ज्यादा दूर दूर हो जाएंगे एक दूसरे से। ये देखो दूर दूर फैल गए। गैस में यही तो होता है, दूर दूर फैल जाते हैं। बन गया ये गैस। लिक्विड
अब गैस में कन्वर्ट हो गया। कैसे कन्वर्ट हो रहा है? सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस कैसे बन रहा है? टेम्परेचर चेंज के माध्यम से बन रहा है। जब मैं टेम्परेचर बढ़ा रही हूं तो काइनेटिक एनर्जी आएगी। काइनेटिक एनर्जी के कारण ये वाइब्रेट करेंगे। वाइब्रेट करने के कारण इन पार्टिकल्स के बीच की जो फोर्सेस हैं वो टूट जाएंगी और ये अलग अलग हो जाएंगे। बस ये है, यही तुम्हारा मेल्टिंग है, यही तुम्हारा वेपराइजेशन है। इस टॉपिक में इससे ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है। दिमाग लगाना है तो लेटेंट हीट वाले टॉपिक में लगाओ। आई बात समझ में? फटाफट से एक बारी सम अप कर देती हूं। जिन बच्चों को समझ में नहीं आया है सारे के सारे सुन लेना। 1 2 3 आईज ऑन मी, सारे के सारे सुन लो एक बारी। इधर होता क्या है, अगर मुझे सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करना है तो सॉलिड पार्टिकल्स के बीच की जो फोर्सेस है उन्हें तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि पार्टिकल्स को अलग करना पड़ेगा अगर मैं चाहती हूं कि वो लिक्विड में कन्वर्ट हो। आई बात समझ में? अब वो कैसे होगा? दूरियां करना इतना आसान थोड़ी है। हीरो हीरोइन के बीच में दूरियां कैसे आती है? जब विलेन आकर आग लगाता है। ठीक है, सिमिलरली मैं सहायता ले रही हूं आग की। आग के कारण क्या हो रहा है, जो ये सॉलिड पार्टिकल्स के बीच की फोर्सेस है ये टूट जा रही हैं और टूटने के कारण ये अलग अलग हो जा रहे हैं। सिमिलर केस हो रहा है जब मैं लिक्विड को गैस में कन्वर्ट कर रही हूँ। बहुत से बच्चों को कंफ्यूजन होगा कि दीदी क्या सॉलिड डायरेक्टली गैस में नहीं कन्वर्ट होता? हो सकता है, बस तुम्हें थोड़ा ज़्यादा टेम्परेचर देना होगा ताकि ज़्यादा दूरियां आ जाए। सॉलिड ऐसे, लिक्विड ऐसे, गैस ऐसे। तो अगर तुम चाहते हो सॉलिड गैस में कन्वर्ट हो जाए, कर सकते हो तुम। आई बात समझ में? तो टेम्परेचर चेंज के कारण स्टेट चेंज होते हैं। आ गई बात समझ में? इतना क्लियर हो गया सबको? वेरी गुड। अब मैं उल्टा पढ़ती हूँ। मैं चाहती हूं अब लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट हो जाए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? पहले मैं गर्म कर रही थी, अब मैं ठंडा कर दूंगी। दिखाती हूं क्या होगा। देखो, पहले मैं गर्म कर रही थी ना, अब मैं ठंडा करती हूँ। देखो, ठंडा करने से क्या होगा? आ जाओ भाई। देखो, अब जो ये पार्टिकल्स दूर दूर थे, अब ये वापस आ रहे साथ में आ रहे हैं। ये सारे के सारे एक दूसरे के पास पास आ रहे हैं। थोड़े टाइम बाद ये एक दूसरे के पास पास आने लगेंगे। तो हुआ क्या, जब मैंने लिक्विड को ठंडा करना शुरू किया तो उनके बीच की जो दूरियां थी वो कम होने लगी। ठीक है, क्योंकि टेम्परेचर के कारण ही दूरियां थी, हीट के कारण ही दूरियां थी। जब हमें ठंड लगती है तो हम कहते हैं यार प्लीज़ साथ साथ बैठ जा यार, ठंड लग रही है। चिपक जाते हैं जब हमें ठंड लगती है ना। जब गर्मी लगती है तो कहते हैं यार दूर हट जा, दूर हो जा। तो जब ठंड लगती है तो जो पार्टिकल्स होंगे ना वो पास आ जाएंगे और लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। पार्टिकल्स का दूर जाना, पास आना ही सारा का सारा इंटर कन्वर्शन हो रहा है। सिमिलरली अब मैं चाहती हूं कि गैस कन्वर्ट हो जाए लिक्विड के अंदर, तो क्या करूंगी? तो भी ठंडा ही करूंगी मैं। ये देखो, पहले अभी कैसे फैले हुए हैं और सारे साथ साथ आ जाएंगे। देखो, सारे साथ साथ आ जाएंगे। देखो, इकट्ठे होने शुरू हो गए ना, अलग अलग थे सारे, अब साथ साथ आना शुरू हो गए जैसे ही मैंने टेम्परेचर कम किया। क्यों सारे साथ साथ आ रहे? क्योंकि इनके बीच की जो फोर्सेस थी वो अब कम हो गई और ये सारे साथ साथ आ गए। आई बात समझ में? अब इसी चीज़ को थोड़ा सा थ्योरी में पढ़ते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है, बिकॉज आई एम वर्किंग वेरी हार्ड है टू हेल्प यू पीपल अंडरस्टैंड। ठीक है, चलिए अब एक बारी वापस से कंटिन्यू करते हैं हम। मैं लगा देती हूँ, हाँ ये था, ई का आ गया सेकेंड। ठीक है, चलिए। हाँ जी, अब हम लोगों ने मेल्टिंग पढ़ लिया था क्या होता है। अब हम एक बारी वेपराइजेशन पढ़ लेते हैं। वेपराइजेशन क्या होता है? जब लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, वेपराइजेशन एंड बॉइलिंग अभी आप लोगों के लिए सेम ही होगी, तो सेम ही मान के चलना। ओके, व्हेन वी सप्लाई हीट एनर्जी टू वाटर,
हम क्या कर रहे हैं, वाटर को गर्म कर रहे हैं। घर पे पानी उबालते हो ना, जब जुकाम हो जाता है तो भाप लेते हो, कैसे लेते हो, पानी को पहले अच्छे से उबाल लेते हो कि उसमें से वेपर्स निकलने लग जाए। वेपराइजेशन ही तो है वो मेरे भाइयों। पार्टिकल्स स्टार्ट मूविंग इवन फास्टर एट अ सर्टेन टेम्परेचर। जैसे यहाँ पर एक टेम्परेचर रीच हो रहा था जिसमें सारा का सारा सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो चुका था, उसी तरीके से एक ऐसा टेम्परेचर आएगा कि जो पानी है वो उबलना शुरू हो जाएगा एंड इट विल स्टार्ट गेटिंग कन्वर्टेड इनटू गैस। ठीक है, एट अ सर्टेन टेम्परेचर अ पॉइंट इज रीच्ड व्हेन द पार्टिकल्स हैव इनफ एनर्जी टू ब्रेक फ्री फ्रॉम द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ऑफ ईच अदर। एट दिस टेम्परेचर द लिक्विड स्टार्ट्स चेंजिंग इनटू gas. The temperature at which a liquid starts boiling at the atmospheric pressure is known as its boiling point. वो टेम्परेचर जिस पे लिक्विड उबलना शुरू करता है उसको हम बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 373 केल्विन या फिर 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, यहाँ पर अब आप बोलोगे आपने तो यहाँ पर 100 डिग्री सेल्सियस कर दिया। एग्जाम्पल दिया है भैया, एग्जाम्पल दिया है, मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस ही है। ठीक है, एग्जाम्पल दिया है 100 डिग्री सेल्सियस का, पागल मत हो जाना। आगे चलते हैं, तो वेपराइजेशन भी आई होप समझ में आ गया होगा। अगेन सम अप कर देती हूँ एक बार आप लोगों के लिए। सॉलिड के पार्टिकल्स बहुत ही ज़्यादा चिपकू थे, अलग किया इनको, लिक्विड में कन्वर्ट हो गए, लिक्विड के पार्टिकल्स को और अलग किया तो ये गैस में कन्वर्ट हो गए। ये पढ़ा अभी तक हमने। इस प्रोसेस को मेल्टिंग कहते हैं, इस प्रोसेस को वेपराइजेशन कहते हैं। एक बारी वापस से आप लोगों के लिए सम अप करके लिखते हैं हम। इससे इसको जाने को हम मेल्टिंग कहते हैं, इससे इसको जाने को हम वेपराइजेशन कहते हैं। वेपराइजेशन और इवेपोरेशन में क्या डिफरेंस है वो भी बताया जाएगा। थैवस कर लो सारे। ठीक है, अब सवाल ये पैदा होता है, अच्छा हाँ, इसको मेल्टिंग और फ्यूजन दोनों चीजें कहते हैं हम। ठीक है, लिक्विड जब सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है, फ्रीजिंग ही कहेंगे ना, बर्फ को जमाते हो ना तुम, सॉरी जो पानी है उसको जमा के बर्फ बनाते हो ना तुम, तो पानी को फ्रीज कर रहे हो, तो लिक्विड को फ्रीज करके सॉलिड बनता है, तो इसको हम कहेंगे फ्रीजिंग। अब जब गैस वापस लिक्विड में कन्वर्ट होता है उस प्रोसेस का नाम होता है कंडेंसेशन। ठीक है, अब ऐसे ना बहुत सारे फेजेस होते हैं जिसमें, सॉरी बहुत सारे केसेस होते हैं जिसमें सॉलिड जो है ना वो लिक्विड में नहीं कन्वर्ट होता, वो डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाता है। ऐसे प्रोसेस को कहते हैं हम सब्लिमेशन। और गैस जब सॉलिड में कन्वर्ट होता है उसको हम कहते हैं डिपोजिशन। ये सारे प्रोसेस हमने लिख लिए हैं, एक बारी नोट डाउन कर लीजिएगा। इन दो के बस नाम याद रखने हैं और ये मैंने चारों आपको समझा दिए हैं। मैं एक बारी साइड हो जाती हूँ, जल्दी से आप नोट डाउन कर लीजिएगा। शाबाश बच्चों, फटाफट से इंटर कन्वर्जन समझ लो, फिर लेटेंट हीट समझते हैं हम लोग। चले बहुत बढ़िया, फटाफट से लेटेंट हीट हम समझते हैं। एक और सवाल है, मतलब जो भी हमने पढ़ा है उससे रिलेटेड ये दो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं कि जब एक सॉलिड पिघल रहा होता है उसका टेम्परेचर फिक्स रहता है, तो वो एनर्जी जाग आ रही है कि मैं नीचे से हीट देती जा रही हूँ पर टेम्परेचर सेम है। देखो बात ये कह रहा है कि तुमने लिया एक बीकर में तुमने डाली बर्फ, ठीक है, वो बर्फ है मान के चल लो -20 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है, मैं नीचे से हीट दे रही हूँ। हीट के कारण क्या हो रहा है, पहले ये -20 से मान के चलो -10 हो गया, -10 से -5 भी हो गया, बट -5 से जैसे ही 0 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचा कोई टेम्परेचर चेंज दिखा ही नहीं। इसके अंदर मैंने एक थर्मामीटर डाल रखा है जो मुझे शो कर रहा है कि कैसे कैसे टेम्परेचर चेंज हो रहा है। -20 से -10 हो गया क्योंकि मैं नीचे से हीट दे रही थी।
अच्छा, -10 से -5 भी हो गया। अच्छा, बट जैसे ही -5 से 0 डिग्री सेल्सियस हिट हुआ, ऐसा नहीं हुआ कि फिर 0 डिग्री सेल्सियस से तुरंत 1 डिग्री सेल्सियस हो गया, 2 डिग्री सेल्सियस हो गया, नहीं। थोड़ी देर के लिए टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस ही रहता है। नीचे से हीट देती जा रही हूं मैं, फिर भी टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस पर ही थोड़ी देर के लिए रुक जाता है। क्यों रुक जाता है, क्यों नहीं ये टेम्परेचर चेंज हो रहा है, ये सवाल ये मुझसे पूछ रहा है। अगला है, What produces more severe burns, boiling water और steam? कि किससे ज्यादा जल सकते हैं हम, उबलते खौलते हुए पानी से या स्टीम से? अब ये दोनों क्वेश्चंस हमें समझ में आएंगे जब हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे लेटेंट हीट। बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। लेटेंट हीट क्या होता है पहले वो समझते हैं। लेटेंट हीट वो हीट है जो हम अप्लाई करते हैं जब स्टेट चेंज होती है। द हीट विच इज अप्लाइड टू चेंज द स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस। चेंज द स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस का क्या मतलब है दीदी? मुझे अगर सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करना है तो मुझे लेटेंट हीट लगानी ही लगानी पड़ेगी। तो यहां पर जो हम हीट लगा रहे हैं क्या वो लेटेंट हीट नहीं है? यहां पर भी तो हीट ही लगा रहे हैं, यहां पर भी तो आग ही लगा रखी है। तो इस आग में और लेटेंट हीट वाली आग में फर्क क्या है? सो मच कंफ्यूजन, हाय राम। समझाते हैं, बड़े कंफ्यूजन होते हैं इसे, तभी क्लियर कर रही हूं मैं। हाँ जी, अब मुझे लिक्विड को अगर गैस में कन्वर्ट करना है तो मेरे को लेटेंट हीट लगानी ही लगानी पड़ेगी। अब एक चीज है जो हर कोई बताता है, हर किताब में छपी हुई है, मैं नहीं बताऊंगी तो तुम्हें लगेगा उन्होंने नहीं बताई हमने हमको। तो भैया लेटेंट शब्द का मतलब होता है हिडन, हिडन, छुपम छुपाई वाली हिडन। व्हाई इज इट कॉल्ड हिडन? अब बेटा देखो, यहाँ पर भी ना मेरे आसपास हीट है, मेरी बॉडी ना बहुत सारी हीट रिलीज कर रही है, पर तुम्हें नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। अनटिल अनलेस यू यूज थर्मल कैमरास तुम्हें नहीं दिख रहा है ना, ठीक है। मेरे हाथ से भी हीट निकल रही है, चाटे चूटे मारने के बाद भी हाथ से हीट निकलती है, नहीं पता चलता ना, फील हो सकती है पर दिखती नहीं है। उसी तरीके से जब मैं यहाँ पे नीचे बीकर को आग लगा रही हूँ तो हीट दे रही हूँ मैं, पर कैसे पता हीट दे रही हूं मैं? आप बोलोगे दीदी आग लगा रहे हो, आप नीचे से आग लगा रहे हो, वो हीट देना ही तो होता है। नहीं, यहाँ पे जो अंदर मैंने थर्मामीटर डाला है ना, वो थर्मामीटर मुझे बताएगा कि भाई कितनी हीट दी जा रही है, कितनी हीट नहीं दी जा रही है, कब हीट दी जा रही है, कब हीट नहीं दी जा रही है। तो हीट मुझे किस माध्यम से दिखती है? थर्मामीटर के माध्यम से दिखती है। पर लेटेंट हीट के साथ क्या केस होता है कि वो मुझे थर्मामीटर में दिखती ही नहीं है, वो है पर वो दिखती नहीं है, इसीलिए उसको मैं हिडन कह रही हूं। ऐसा नहीं है वो कहीं छुपी बैठी है और उसको मैं कूड़े से पकड़ के लेके आ रही और बड़ी छुपी पड़ी थी, नहीं। हीट चेंज जो है वो मुझे थर्मामीटर के माध्यम से दिखता है, परंतु लेटेंट हीट जो है वो मुझे थर्मामीटर में दिख ही नहीं रही है, इसलिए मैं उसको हिडन कह रही हूँ। तो भाई कहाँ लुकी बैठी है, कहाँ छुपी है? हम बताते हैं कहाँ छुपी हुई है। लेटेंट हीट बेटा दो प्रकार की होती है, फ्यूजन एंड वेपराइजेशन। फ्यूजन किसको कहते हैं? मेल्टिंग को ही फ्यूजन भी कहते हैं, ठीक है। चल आगे चलते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की डेफिनेशन, क्योंकि डेफिनेशन तुम्हें रटनी है, बाकी सारा मैं कॉन्सेप्ट समझाऊंगी। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होती है? फ्यूजन माने मेल्टिंग, फ्यूजन माने पिघलना। कौन पिघलता है? यूं मत बोलना कि हम पिघलते स्वाति मैडम को देखकर, नहीं नहीं नहीं, ऐसी चीज़ें नहीं लिखनी है। कौन पिघलता है? सॉलिड पिघलता है। तो डेफिनेशन में भी तो यही लिखा है, the amount of heat required to convert 1 kg solid into liquid, कि 1 किलो सॉलिड, चाहे वो 1 किलो बर्फ हो तुम्हारी, 1 किलो आइसक्रीम हो तुम्हारी, 1 किलो कुछ भी हो बट सॉलिड हो, 1 किलो सॉलिड को
टोटली लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए मुझे कितनी हीट चाहिए होगी, उसको हम कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। हर एक सॉलिड की डिफरेंट होती है, ठीक है। 1 किलो आइस को लिक्विड में कन्वर्ट करने की हीट अलग होती है। 1 किलो कोई भी चीज़ सॉलिड बताओ, जेली मान के चल देते हैं। 1 किलो जेली को लिक्विड में कन्वर्ट करने में मुझे कितनी हीट चाहिए होती है, वो एक अलग चीज़ होगी। 1 किलो आयरन को पिघलाने में, लिक्विड में कन्वर्ट करने में मुझे कितनी हीट चाहिए होगी, वो आयरन की लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होगी। हर एक सॉलिड की अपनी अलग अलग लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होती है, क्योंकि हर एक सॉलिड में अलग अलग तरीके के पार्टिकल्स प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। अब ना समझ नहीं आ रहा है हमको ये, एक बारी आप समझाओ। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन की डेफिनेशन और पढ़ लो, फिर दोनों साथ साथ समझा दूंगी मैं आपको। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या होता है, जैसे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन में आप 1 किलो सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट कर रहे थे, यहाँ पर आप 1 किलो, लीटर मत लिखना, ठीक है, 1 किलो लिक्विड को आप गैस में कन्वर्ट कर रहे हो, तो भैया वो हीट जो 1 किलो लिक्विड को कन्वर्ट करने में लगती है इनटू गैस, उसे हम लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कहते हैं। अब मैं आपको समझाती हूँ ये विद द हेल्प ऑफ एनिमेशन, ठीक है। पहले एनिमेशन देखते हैं, फिर मैं एनिमेशन भी आपको समझाऊंगी, अंडरस्टूड। चलिए 1 सेकेंड, वापस से हम थोड़ा सा साइड हो जाते हैं एंड जल्दी से हम इसको निपटाते हैं। एक सेकेंड, ये रही, ये वाला हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है। 1 सेकेंड, इसको हम थोड़ा ऐसे कर देते हैं। इज इट विजिबल टू ऑल ऑफ यू, ठीक है। अब देखो, पहले यहाँ पर ध्यान दो, जो मैं समझा रही हूँ ना वो सुनो। अभी ग्राफ को नहीं देखना है, अभी इसको देखना है। इस मान के चलो कि जो ये पर्पल कलर है ना, ये पर्पल कलर की एक आइस रखी है जो -20 डिग्री सेल्सियस पर है। बेटा बर्फ़ जो होती है ना वो नेगेटिव के टेम्परेचर पर ही रखी रहती है, तो बर्फ़ जो है वो -20 डिग्री सेल्सियस पर है, ठीक है। अब मैं हीट दे रही हूँ, तो क्या हो रहा है ध्यान देना, टेम्परेचर किस तरीके से चेंज हो रहा है वो ध्यान देना, और पार्टिकल्स में क्या चेंज हो रहा है वो ध्यान देना। अभी ग्राफ पे ध्यान नहीं देना है, ग्राफ भी समझाऊंगी क्योंकि आता है तुम्हारे सिलेबस में। सारे के सारे यहाँ पर ध्यान देना, जल्दी से ख़त्म करना है अपने को। इफेक्ट ऑफ प्रेशर एंड इवेपोरेशन बचा हुआ है हमारा, ओके। चलिए अब मैं एक बार इसको रन करती हूँ। देखिए नीचे से हीट दी मैंने, देखिए टेम्परेचर किस तरीके से चेंज हो रहा है, देखिए चेंज हुआ ना, -20 से -2 पर पहुंच गया है। और आपने देखा कि हीट देने पर कैसे जो ये पार्टिकल्स हैं ये वाइब्रेट करना शुरू कर रहे हैं। सारी चीज़ें देखिए आपने, ये देखिए, अब देखिए 0 डिग्री सेल्सियस हिट हो चुका है। अभी तक जो ये पार्टिकल्स हैं अपने जगह पर सिर्फ मूव कर रहे थे, कुछ भी नहीं हुआ था, बस मूव कर रहे थे। 0 डिग्री सेल्सियस हिट होते ही क्या होगा देखिएगा, पिघलना शुरू हो गए हैं। 0 डिग्री सेल्सियस हिट होते ही यानी कि मेल्टिंग शुरू हो रही है। 0 डिग्री सेल्सियस पे मेल्टिंग शुरू हो रही है, देखो। और टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है, मैं नीचे से हीट देती जा रही हूँ पर टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है। स्टेट चेंज हो रही है पर टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है, इवन दो मैं नीचे से हीट प्रोवाइड कर रही हूँ। इसी हीट को, ये जो मैं नीचे से हीट दे रही हूँ ना, जो टेम्परेचर नहीं चेंज कर रही है, सिर्फ स्टेट चेंज कर रही है, इस पॉइंट पर जो मैं हीट दे रही हूँ उसको मैं लेटेंट हीट कहने लग जाऊंगी। आगे बात समझ में। अब देखो 0 डिग्री सेल्सियस है ना, देखो जब सब पिघल गया तो टेम्परेचर चेंज शुरू हो गया। नीचे से हीट पहले भी दी जा रही थी, अब भी दी जा रही है। आगे बात समझ में, पहले भी दी जा रही थी, अब भी दी जा रही है, पर 0 डिग्री सेल्सियस पर जब नीचे से हीट दी जा रही थी 0 डिग्री सेल्सियस नहीं हिला था। जब सारा का सारा सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो गया तब जाके टेम्परेचर चेंज होना शुरू हुआ। वापस से ऑब्जर्व कीजिएगा, देखो बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। अब देखिएगा जैसे ही, अब देखो
अभी भी लिक्विड है, सब कुछ लिक्विड है, कुछ भी नहीं हुआ है, सब कुछ लिक्विड है। हाँ, थोड़े बहुत पार्टिकल्स ऊपर जा रहे हैं पर अभी तक सब कुछ लिक्विड है। पर जैसे ही 100 डिग्री सेल्सियस हिट होगा तब तुम देखना क्या हो। 0 डिग्री सेल्सियस पर क्या हुआ देख लिया हमने, 100 डिग्री सेल्सियस पर क्या होगा हम ये भी देखेंगे। चलिए, 100 डिग्री सेल्सियस हिट हुआ है, नीचे से हीट देती रहूंगी पर 100 का 100 रहेगा, टस से मस नहीं होगा ये। देखो 100 है, हीट दे रही हूं 100 है, पर जितना भी लिक्विड है अब वो वेपर में कन्वर्ट हो रहा है। ऑल द लिक्विड विल कन्वर्ट इनटू वेपर, एंड जैसे ही सारा लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा टेम्परेचर अपने आप बढ़ना शुरू हो जाएगा। यही सबसे बेस्ट चीज है एनिमेशंस के थ्रू तुम्हें समझाने की। तुम्हें आइडिया लग रहा है कि भाई हो क्या रहा है। एंड पॉज। जैसे ही सारा का सारा लिक्विड कन्वर्ट हो गया ना गैस के अंदर, अपने आप टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो गया। ठीक है, तो इसीलिए हम कहते हैं कि भैया लेटेंट हीट क्या होती है, हिडन रहती है और वो स्टेट चेंज में इन्वॉल्व होती है। चलिए वापस से लेट्स गेट बैक इनटू आवर। अच्छा रुको यार, एक बार इसको वो करना पड़ेगा, बंद करना पड़ेगा। भाई बंद कैसे होता है ये, 1 सेकंड रुक जाइएगा बेटा। एक बार इसको हम बंद कर देते हैं, उसके बाद फिर शुरू कर देते हैं आपका ये। ठीक है, चलिए अब वापस जाते हैं आपके 2 क्वेश्चंस पे कि भाई जब एक सॉलिड मेल्ट होता है तो उसका टेम्परेचर सेम क्यों रहता है, क्योंकि लेटेंट हीट लग रही है, इसीलिए टेम्परेचर सेम है। अब सवाल पूछा है कि ज्यादा सीवियर बर्न कौन करेगा, बॉइलिंग वाटर या स्टीम? स्टीम करेगा ना, क्योंकि जब बॉइलिंग वाटर यानी कि खौलता हुआ पानी जब स्टीम में कन्वर्ट हो रहा है तो स्टीम के अंदर एक एक्स्ट्रा हीट है जिसे हम लेटेंट हीट कह रहे हैं। ये है लेटेंट हीट का कॉन्सेप्ट। एक बारी वापस से इस पार्ट को देखिएगा आप, वापस से एनिमेशंस को देखिएगा, आप समझ जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं कि भाई प्रेशर के कारण कैसी चीजें चेंज होती है। देखो प्रेशर के कारण हो क्या रहा है, ये ना तुम्हारे, रुको गैस को थोड़ा और दूर दूर बनाती हूँ। ये तुम्हारा एनसीईआरटी का डायग्राम, इसी को ही देख लो। जो ये पार्टिकल्स हैं ये दूर दूर है ना, दूर दूर है। मैंने ऊपर से प्रेशर लगा दिया, मैंने प्रेशर डाल दिया, प्रेशर के कारण क्या होंगे, पास पास आ जाएंगे। यार मान के चलो एक कमरा है जिसमें ना लोग दूर दूर खड़े हैं, मैंने उनको धक्का मार मार के साथ में ले आई, मैं प्रेशर दे के साथ में ले आई। इसमें भी तो वही हो रहा है। अब उन पार्टिकल्स को मैं साथ में ले आई, वो आ गए साथ में। गैस जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना है, गैस के पार्टिकल्स ऐसे आवारा घूमते हैं, अगर मैं चाहती हूँ वो लिक्विड में आ जाए तो थोड़ा पास पास आ जाए, तो यही तो कर रही हूँ मैं। इनको मैं प्रेशर के कारण पास लेके आ रही हूँ ताकि ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए। सेम है, सब कुछ सेम है यार, कुछ अलग है ही नहीं। तुम्हारे दिमाग में ना मेंटल ब्लॉक होंगे इन चीज़ों को लेकर अगर तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है तो, वरना बहुत ही कॉमन सेंस वाला चैप्टर है ये, बहुत ही कॉमन सेंस वाला। जो मुश्किल था मैंने पहले बता दिया, ये तुम्हें मुश्किल है, सीन पड़ सकता है इसमें, पर जो आसान है वो मैंने बोल दिया कि यार कुछ है ही नहीं, कॉमन सेंस है इसमें। ठीक है, प्रेशर कैन बी यूज टू कन्वर्ट गैसेज टू लिक्विड्स। जब हम गैस को प्रेशर डाल के लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं उसको हम लिक्विफैक्शन ऑफ गैसेस कहते हैं। तब यहाँ पर लिखा है अप्लाइंग प्रेशर एंड रिड्यूसिंग टेम्परेचर कैन लिक्विफाई गैसेस। लिक्विफैक्शन ऑफ गैसेस कर रहे हो ना तुम, गैसेस को लिक्विड में कन्वर्ट कर रहे हो, गैसेस को लिक्विफाई कर रहे हो। अंडरस्टूड? देखिए प्रेशर था, लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, दिख गया ना। वापस से सॉलिड में भी हो जाता है पर बहुत ज़्यादा प्रेशर, गैस था लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। कैसे? मैंने प्रेशर डाला है। अब एक बहुत ही क्लासिक एग्जांपल है आपकी एनसीईआरटी में सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड का, वो भी पढ़ लीजिए। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर। क्यों? सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को हम हाई प्रेशर के अंदर क्यों स्टोर करते हैं? क्योंकि जैसे ही मैं प्रेशर कम करूंगी, मैंने प्रेशर बढ़ा रखा है तो पार्टिकल्स साथ साथ है, जैसे ही मैंने प्रेशर कम कर दिया पार्टिकल्स दूर दूर हो जाएंगे और सॉलिड जो है वो गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। समझाती हूँ। जब तक मैंने प्रेशर डाल रखा है कार्बन डाइऑक्साइड के पार्टिकल्स साथ साथ है, जब तक दे आर अंडर हाई प्रेशर। जैसे ही मैंने प्रेशर हटा दिया, उन्होंने बोला बेटे मौज होगी, और वो अलग
अलग हो जाएंगे, वो गैस में कन्वर्ट हो जाएंगे। यही लिखा है यहाँ पे। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड गेट्स कन्वर्टेड डायरेक्टली टू गैसियस स्टेट, और उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, जब सॉलिड डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाता है, सब्लिमेशन। तो जो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड है उसका सब्लिमेशन हो जाएगा इनटू गैसियस कार्बन डाइऑक्साइड अगर मैंने प्रेशर कम कर दिया तो। दिस इज द रीजन दैट सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑल्सो नोन एज ड्राई आइस। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम लोग बात करते हैं इवेपोरेशन की। हमारे इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है इवेपोरेशन। इवेपोरेशन क्या होता है? द फेनोमेना ऑफ चेंज ऑफ अ लिक्विड इनटू वेपर्स एट एनी टेम्परेचर। जो ये शब्द है ना एनी, ये डिफरेंशिएट कर रहा है इवेपोरेशन एंड बॉइलिंग को। बॉइलिंग कब होती है? एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे। इवेपोरेशन कब होती है? किसी भी टेम्परेचर पे। ये चीज़ का ध्यान रखना, कुछ फर्क नहीं है। बॉइलिंग में भी लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो रहा है, इवेपोरेशन में भी लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो रहा है। फर्क क्या है? बॉइलिंग होती है एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे, वेराज इवेपोरेशन होती है एनी टेम्परेचर पे। ठीक है, चलिए अब एक बारी आपको इवेपोरेशन एंड वेपराइजेशन के बीच में हम डिफरेंशिएट करा देते हैं। इवेपोरेशन जो होता है बेटा वो एक स्लो प्रोसेस होता है। एक ये पहली चीज़ याद रखना, ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं। जो बल्क फेनोमेना, सरफेस फेनोमेना है वो मैं समझाऊंगी। इवेपोरेशन जो होता है आपका वो एक स्लो प्रोसेस होता है, वेराज वेपराइजेशन बोलूँ या बॉइलिंग बोलूँ एक ही बात है, वो एक फास्ट प्रोसेस होता है आपका। ठीक है, इवेपोरेशन आपका सरफेस फेनोमेना है। जैसे जो ये जग है, मान के चलो चॉकलेट मग है ये, इसमें देखिए सिर्फ सरफेस से चीज़ें इवेपोरेट होके जा रही हैं। यहाँ पे नीचे कहीं पर भी इवेपोरेशन नहीं हो रही है, कोई भी बबल्स नहीं बन रहे इवेपोरेशन के। वेराज एक केटल है जिसको मैंने गैस पे रखा है, उसमें यहाँ से भी वेपर्स उठ के ऊपर की तरफ आ रहे हैं। तो सरफेस फेनोमेना का क्या मतलब होता है कि केवल सरफेस से वेपर्स बन रहे हैं, केवल सरफेस वाले लिक्विड के वेपर्स बन रहे हैं। बॉइलिंग का क्या मतलब होता, सॉरी बॉइलिंग में बल्क फेनोमेना का क्या मतलब होता है कि भाई अंदर से ही वेपर्स बन रहे हैं, कि अंदर तक वेपर्स का फॉर्मेशन हो रहा है। तो ये बस खास ध्यान रखना, क्योंकि बच्चे कई बारी कंफ्यूज हो जाते हैं बिटवीन सरफेस फेनोमेना एंड बल्क फेनोमेना। सो दिस इज योर सरफेस फेनोमेना एंड बल्क फेनोमेना। ठीक है, अब किन किन फैक्टर्स पे इवेपोरेशन डिपेंड करता है? टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। देखिए अगर टेम्परेचर, देखो इस कटोरी के ऊपर सूरज है, यानी कि इस कटोरी पे टेम्परेचर बढ़ रहा है, टेम्परेचर ज़्यादा है तो इवेपोरेशन भी ज़्यादा होगा। एक गर्म दिन पे कपड़े ज़्यादा जल्दी क्यों सूखते हैं? क्योंकि भाई हीट की वजह से इवेपोरेशन ज़्यादा हो रहा है ना, कपड़ों का जो पानी है वो ज़्यादा जल्दी इवेपोरेट हो रहा है। वेयर एज ठंड में मुश्किल क्यों होती है, या जिस दिन धूप ना निकले उस दिन मुश्किल क्यों होती है कपड़ों का सूखना? क्योंकि भाई अगर अगर गर्मी नहीं होगी, अगर धूप नहीं होगी तो टेम्परेचर नहीं होगा, टेम्परेचर नहीं होगा तो कपड़ों के अंदर का जो पानी है वो इवेपोरेट नहीं होगा। ठीक है, तो हाइयर दी टेम्परेचर हाइयर दी रेट ऑफ इवेपोरेशन। सरफेस एरिया, हम लोग चाय को कटोरी में या सॉसर में डाल के पीते हैं, या जब मम्मी हलवा डालती तो क्या कहती कि इसको फैला ले जल्दी ठंडा हो जाएगा, खीर को फैला ले जल्दी ठंडा हो जाएगा। क्योंकि जब हम सरफेस एरिया बढ़ा रहे हैं तो रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ रहा है। कपड़ों को भी तो हम इसे झाड़ के फैला के सुखाते हैं, ऐसे तुसमुस करके सुखाओगे तो नहीं सूखेंगे, फैला के सुखाओगे तो सरफेस एरिया बढ़ा रहे हो तो रेट ऑफ इवेपोरेशन भी बढ़ा रहे हो। ठीक है, अगला है ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी क्या होती है? उमस। अब जैसे जब भी उसका मौसम आता है, बारिश का मौसम आता है, तो तुम महसूस करते हो ना कि अजीब सी चिप चिप हो रही होती है। हम कहते हैं यार हवा में तो ना बड़ी ही ह्यूमिडिटी होती है। ह्यूमिडिटी क्या होता है? हवा में वाटर वेपर्स का होना, क्योंकि जब बारिश आने वाली है तो हवा में ऑलरेडी वाटर वेपर्स हैं।
ठीक है। अब जब हवा में ऑलरेडी वाटर वेपर्स हैं और ज़्यादा वाटर वेपर्स को एटमॉस्फेयर पकड़ ही नहीं सकता है, इवेपोरेशन में क्या हो रहा है, चीज़ों में से पानी निकल रहा है, वाटर वेपर की फॉर्म में एटमॉस्फेयर में रह रहा है। तो हो क्या रहा है कि भाई ह्यूमिडिटी के टाइम पर एटमॉस्फेयर में ऑलरेडी बहुत सारा वाटर वेपर है एंड उसके कारण हवा में और ज़्यादा वाटर वेपर आ नहीं सकता एंड इसीलिए बारिश के समय पर जो वो होता है कपड़े होते हैं वो धीरे से सूखते हैं या चिप रहती है, स्किन भी बहुत ऑयली रहती है क्योंकि जो स्किन का ऑयल होता है वो भी इवेपोरेट नहीं हो पाता है, ठीक है। तो हायर दी ह्यूमिडिटी लोअर दी रेट ऑफ इवेपोरेशन एंड विंड स्पीड, यार ये तो सबको पता ही है कि विंड स्पीड जितनी तेज होगी उतना ही तेज आप लोगों का रेट ऑफ इवेपोरेशन होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों का इवेपोरेशन टॉपिक ख़त्म होता है एंड इसके साथ साथ हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट रह गया है, बिकॉज हमने एक बार में पूरा का पूरा चैप्टर ख़त्म किया है, तो हो सकती है थोड़ी बहुत दिक्कत आपको ना समझ में आया हो, प्लीज़ 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 डू लेट मी नो। कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी रोड़ा हो तो कर देंगे क्लियर, ठीक है। तो मिलते हैं आप लोगों से आपकी कल अगली क्लास में जब भी होगी एंड तब तक के लिए बाय बाय ऑल ऑफ यू। प्लीज़ डू लेट मी नो इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम, ठीक है। तारीफ़ें ज़्यादा करोगे तो अच्छा लगेगा। ओके, बाय बाय।